जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव पूरी तरह से क्रूर सैन्य ताकत, लोहे के हथियारों और एक विशाल सेना के दम पर रखी गई हो। क्या वो कभी इतिहास में शांति, करुणा और अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अविश्वसनीय और दिलचस्प विरोधाभास को सुलझाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महान मौर्य साम्राज्य की। ये दक्षिण एशिया का वो पहला बड़ा साम्राज्य था जिसने न सिर्फ एक विशाल भूभाग को जोड़ा, बल्कि सत्ता चलाने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक लौह युग का साम्राज्य धीरे धीरे एक ऐसे नेटवर्क में तब्दील हो गया जिसने पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाया। इस सफर में हम कई अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मौर्यों के उस नाटकीय उदय से, फिर बात करेंगे अशोक के उस ऐतिहासिक बदलाव की जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इतने विशाल नेटवर्क को असल में चलाया कैसे जाता था, वहाँ की संस्कृति और व्यापार के रास्ते क्या थे, और आखिर में जानेंगे कि इतने ताकतवर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और आज की आधुनिक दुनिया में इसकी क्या विरासत बची है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब इस महाशक्ति का जन्म हुआ, और सच कहूं तो ये जन्म काफी हिंसक था। कहानी शुरू होती है 323 ईसा पूर्व के उथल-पुथल भरे दौर से। सिकंदर महान की मौत के बाद अचानक एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नई महाशक्ति की नींव रखी। अब दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण एशिया के इस पहले महान साम्राज्य का जीवन चक्र अविश्वसनीय रूप से तेज था। 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। बस कुछ दशकों बाद ही 261 ईसा पूर्व में वो विनाशकारी कलिंग युद्ध लड़ा गया जिसने सब कुछ बदल दिया, और 185 ईसा पूर्व आते आते तो ये पूरा का पूरा साम्राज्य ही ढह गया। यानी कुल मिलाकर एक सदी से थोड़ा ही ज्यादा का समय। लेकिन इतने कम समय में भी इसने इतिहास पर जो गहरी छाप छोड़ी है वो वाकई हैरान करने वाली है। अब देखिए, उस वक्त मौर्यों की मिलिट्री मशीनरी किस खौफनाक और विशाल पैमाने पर काम करती थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने जो विवरण छोड़े हैं उनके मुताबिक मौर्य सेना कोई मामूली फोर्स नहीं थी। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। 6 लाख की पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और करीब 9,000 युद्ध के हाथी। उस जमाने में 9,000 हाथियों का मतलब समझ रहे हैं आप? ये आज के मॉडर्न अजेय टैंकों की तरह थे जो किसी भी दुश्मन को कुचल सकते थे। इसी बेहिसाब ताकत के सामने सिकंदर के पूर्व सेनापतियों को भी घुटने टेकने पड़े थे और संधि करनी पड़ी थी। और इसी सैन्य ताकत के दम पर चंद्रगुप्त ने जिस इलाके को जीता उसका दायरा आज भी हमें हैरान कर देता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर यूनानी जनरलों को हराने के बाद पश्चिम में सीधे आधुनिक अफगानिस्तान तक इनका परचम लहराया। बाद में अशोक के शिलालेखों में इस पूरे विशाल भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, जम्बू द्वीप। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई राजनीतिक रेखा नहीं थी, बल्कि एक पूरे महाद्वीप को एक ही केंद्रीय सत्ता से जोड़ने का एक बहुत बड़ा विचार था। लेकिन फिर इस साम्राज्य की कहानी में आता है सबसे बड़ा और अकल्पनीय मोड़, चंद्रगुप्त के पोते अशोक का वो बदलाव जिसने पूरे साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। शुरुआत में अशोक भी अपने दादा की तरह एक बेहद महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने कलिंग को जीतने के लिए एक बेहद क्रूर अभियान छेड़ा। 261 ईसा पूर्व में लड़े गए इस युद्ध की कीमत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ऐतिहासिक अनुमान बताते हैं कि इस जंग में 1 लाख सैनिक और आम नागरिक मारे गए, और इससे कहीं ज्यादा लोग हमेशा के लिए बेघर हो गए। जब अशोक ने अपनी आंखों के सामने इस भयानक तबाही और खून खराबे को देखा तो जीत का सारा घमंड एक गहरे, कभी न मिटने वाले पश्चाताप में बदल गया। उस एक पल ने न सिर्फ अशोक को बल्कि पूरे साम्राज्य के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से आता है वो निर्णायक पल। इस अपराध बोध ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपनी पूरी राज्य नीति को ही पलट कर रख दिया। सैन्य विस्तार और युद्ध की जगह अब धम्म, ये धर्म ने ले ली। जैसा कि हम उनके शिलालेखों में पढ़ते हैं, अशोक अब दुनिया को तलवार से नहीं बल्कि नैतिक नेतृत्वों और करुणा से जीतना चाहते थे। और ये संदेश सिर्फ उनके अपने राज्य तक सीमित नहीं था, वो इस शांति के विचार को सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे सैकड़ों योजन दूर बैठे राजाओं तक भी पहुंचा रहे थे। सबसे खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ खोखले शब्दों तक सीमित नहीं था। अशोक ने इसे जमीन पर उतारा और पूरे साम्राज्य में ठोस शांतिवादी नीतियां लागू की। उन्होंने दास व्यापार को खत्म कर दिया, जो प्राचीन दुनिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। जानवरों के शिकार
और हिंसक मनोरंजन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। दिलचस्प बात यह है कि कुछ आधुनिक इतिहासकार अशोक को दुनिया का पहला पर्यावरणविद तक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना वजह जंगलों को जलाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। साथ ही उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए और श्रीलंका से लेकर मध्य एशिया तक बौद्ध मिशनरियों को भेजा। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इतने बड़े विविधताओं से भरे और अब एक शांतिवादी बन चुके साम्राज्य का राजकाज असल में चलता कैसे था? हम अक्सर पुराने साम्राज्यों को आज के आधुनिक देशों की तरह देखते हैं, एकदम पक्की बॉर्डर वाले जहां हर इंच पर सरकार का सीधा कंट्रोल होता है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार हमें बताते हैं कि असल में मौर्य साम्राज्य ऐसा ठोस ब्लॉक नहीं था, बल्कि ये महत्वपूर्ण शहरों और मुख्य व्यापारिक मार्गों का एक बहुत ही शानदार नेटवर्क था। इन व्यापारिक रास्तों के बीच में विशाल जंगल मौजूद थे, जहां कई जनजातियां अपनी पूरी आज़ादी के साथ रहती थीं, जिन्हें कभी हराया नहीं गया था। यानी सम्राट का मुख्य कंट्रोल हर एक इंच जमीन पर नहीं, बल्कि संचार और व्यापार की उन मुख्य धमनियों पर था जो पूरे राज्य को जोड़ती थीं। और अगर हम इन मुख्य शहरी केंद्रों के अंदर झांक कर देखें तो प्रशासन की बारीकियां देखकर हम हैरान रह जाते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज के पटना का ही उदाहरण ले लीजिए। शहर का प्रशासन 30 अधिकारियों की एक परिषद चलाती थी, जो अलग अलग बोर्डों में बटी हुई थी, आज की किसी मॉडर्न म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह। ये बोर्ड मजदूरी तय करने से लेकर विदेशी मेहमानों की देखभाल करने, जन्म मृत्यु का हिसाब रखने, व्यापार के पैमानों की जांच करने और यहां तक कि बिक्री कर वसूलने तक का काम करते थे। उस दौर के हिसाब से ये एक बेहद एडवांस्ड और संरचित नागरिक व्यवस्था थी। इस गजब के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को जन्म दिया जिसे कुछ विद्वान दुनिया का पहला कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट तक कहते हैं। सैद्धांतिक तौर पर साम्राज्य की सारी जमीन सम्राट की होती थी, लेकिन इसके बदले में राज्य मजदूरों और किसानों को बीज, खेती के औजार, सिंचाई का बुनियादी ढांचा और सबसे खास बात, किसी भी संकट या अकाल से निपटने के लिए इमरजेंसी खाने का भंडार मुहैया कराता था। जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर इस लॉजिस्टिक ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए कितनी जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ती होगी। इस विशाल नेटवर्क में केवल सेनाएं, फरमान या टैक्स ही इधर से उधर नहीं जा रहे थे, बल्कि इस साम्राज्य की धमनियों में व्यापार, विचार और आस्था भी दौड़ रही थी। अगर आप मौर्य शासकों के दरबार को देखें तो आपको वहां कमाल की धार्मिक विविधता देखने को मिलेगी। इस राजवंश का झुकाव शुरू से ही अहिंसक श्रमण परंपराओं की तरफ ज्यादा था। ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो चंद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में सिंहासन छोड़कर जैन धर्म अपना लिया था। उनके बेटे बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को बढ़ावा दिया, और जैसा कि हम जानते ही हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरी दुनिया में फैलाया। इन सब का असर ये हुआ कि उस समय के जो पारंपरिक ब्राह्मणवादी कर्मकांड थे, उन्होंने सत्ता में अपना वो दबदबा खो दिया, जिससे प्राचीन भारतीय समाज की गतिशीलता पूरी तरह से बदल गई। लेकिन ये सब व्यापार और मजबूत कनेक्टिविटी के बिना तो बिल्कुल संभव नहीं था। मौर्य साम्राज्य का सबसे अहम बुनियादी ढांचा था उत्तरापथ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी जो पूर्वी अफगानिस्तान को सीधे राजधानी पाटलिपुत्र से जोड़ती थी। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सर्दियों में होता था, क्योंकि उस वक्त नदियों का पानी कम होता था और उन्हें पार करना आसान रहता था। और अशोक की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने अपने सारे मशहूर शिलालेख इन्हीं व्यापारिक रास्तों और चौराहों पर लगवाए, ताकि वहां से गुजरने वाले व्यापारी और मुसाफिर उनके शांति के संदेश को पढ़ें और अपने साथ दूर दूर तक ले जाएं। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है कि जो भी साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचता है, एक न एक दिन उसका पतन भी जरूर होता है। इतनी मजबूत और विशाल नींव होने के बावजूद अशोक के जाने के सिर्फ 50 साल बाद ही ये महान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। इसके कई कारण थे। अशोक के बाद गद्दी पर बैठने वाले सम्राट काफी कमजोर साबित हुए। साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और इतना भारी भरकम केंद्रीकृत प्रशासन अब उनके कंट्रोल से बाहर होने लगा था। और आखिरकार 185 ईसा पूर्व में एक सैन्य परेड के दौरान ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी। इस अंदरूनी टूटफूट का नतीजा ये हुआ कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम खैबर दर्रा असुरक्षित हो गया और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए दरवाजे खुल गए। वो महान एकीकृत नेटवर्क हमेशा के लिए टूट गया। भले ही ये साम्राज्य भौतिक रूप से मिट गया हो, लेकिन इसकी विरासत और इसके विचार आधुनिक दुनिया में आज भी गहराई से जीवित हैं। 1947 में जब भारत एक आज़ाद मुल्क बना, तो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देश की नई पहचान घड़ने के लिए इसी प्राचीन काल की तरफ देखा। उन्होंने सारनाथ में मौजूद अशोक के उसी सिंह स्तंभ को भारत के आधिकारिक राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बिल्कुल बीचों बीच जो 24 तीलियों वाला चक्र है, वो अशोक का धर्मचक्र ही तो है।
ये हमें सीधे तौर पर हमारे उस प्राचीन और गौरवशाली इतिहास से जोड़ता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने इतिहास का एक बहुत ही गहरा विरोधाभास आकर खड़ा हो जाता है। जो साम्राज्य लोहे, अजेय सेनाओं और कलिंग जैसे खूनी युद्धों की बुनियाद पर खड़ा किया गया था, उसे आज भी 2000 साल बाद वैश्विक स्तर पर शांति और धर्म के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। ऐसा कैसे संभव हुआ? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली और स्थायी ताकत आखिर किसमें है, हथियारों में या उन विचारों में जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। खैर, इसी सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।